हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि संकट मोचन की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज झारखंड की संस्कृति पार्ट 2 आप लोग के सामने है। आप लोग इसको ध्यान से देखिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है झारखंड की किसी भी परीक्षा के लिए, लेकिन ये आकलन परीक्षा के लिए और भी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए और याद कर लीजिए। देखिए, लिखा हुआ है हिंदी भाषा के प्रथम पीढ़ी के कहानीकार बैजनाथ पोद्दार उर्फ बैजू बाबू को माना जाता है। देखिए, यहाँ पे प्रश्न क्या बनेगा कि बैजनाथ पोद्दार उर्फ बैजू बाबू, यानी बैजू बाबू किसको कहते थे? बैजू बाबू बैजनाथ पोद्दार को कहते थे। आगे है राधा कृष्ण को द्वितीय पीढ़ी का कहानीकार माना जाता है। यह कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। आगे बढ़ते हम लोग। राधा कृष्ण की पहली कहानी सिन्हा साहब 1929 में प्रकाशित हुई। राधा कृष्ण जी अन्य कहानी संग्रहों में रामलीला, सुजला, गेंद और गुलाब आदि महत्वपूर्ण है। तो यहाँ एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि राधा कृष्ण की पहली कहानी कौन थी? तो राधा कृष्ण की पहली कहानी जो थी सिन्हा साहब, राधा कृष्ण की जो पहली कहानी थी कौन? सिन्हा साहब, यही प्रकाशित हुआ है। आगे है राधा कृष्ण जी अन्य कहानी संग्रहों में रामलीला, सजला, गेंद और गुलाब आदि महत्वपूर्ण है। लेकिन देखिए, सबसे आगे महत्वपूर्ण है जो आप एकदम बिल्कुल याद रखिएगा, यह है आपको 1906 ईस्वी में प्रकाशित राजपूती शान। जो राजपूती शान देख रहे हैं ना, राजपूती शान जो है रामचीज सिंह बल्लभ का उपन्यास है। इसे झारखंड का प्रथम उपन्यास माना गया है। यानी कि झारखंड का प्रथम उपन्यास कौन है? तो झारखंड का प्रथम उपन्यास है वो है राजपूती। देखिए, राजपूती शान, ये आपको मुख्य रूप से याद रखना है कि झारखंड का प्रथम उपन्यास राजपूती शान है। ठीक है, कुछ और भी उपन्यास है जिसको आप थोड़ा याद रखेंगे और सुनिए, आप याद हो जाएगा आपको। हवलदारी रामगुप्त हलधर जो हैं वो का लिखे हैं? कंगाल की बेटी। देखिए, खुद हलधर है ना, ये का लिखे हैं? कंगाल की बेटी। दूसरा है डॉक्टर द्वारिका प्रसाद, ये लिखे हैं घेरे के बाहर। और तीसरा है महुआ मांझी। तो याद रखिएगा कि महुआ मांझी का है? मैं बुरी साइला। और आगे है रणधीर कुमार, इसका है क्या? गायब होता देश। तो देखिए, इसमें कुछ उपन्यास जो है आपको याद रखना है, खास करके राजपूती शान के बारे में। राजपूती शान जो है ये झारखंड का पहला उपन्यास है। और इसमें मुख्य रूप से एक तो और याद रखिएगा, महुआ मांझी मैं बुरी साइला जो है आपको झारखंड के आकलन परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, आगे है कि 1913 में प्रकाशित अनंत सहाय अखौरी के नाटक ग्रह का फेर। देखिए, अनंत सहाय अखौरी नाम हो गया, इनका नाटक क्या है? ग्रह का फेर। ठीक है ना? ये झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला नाटक माना जाता है। देखिए, झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला नाटक कौन लिखे हैं? तो अनंत सहाय अखौरी। और ग्रह का फेर क्या है? तो झारखंड का पहला नाटक है। या फिर झारखंड का पहला नाटक कौन है? तो ग्रह का फेर। देखिए, ग्रह का फेर है, देख रहे हैं ना आप सबको। देखिए, सब टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको बुक से लिया गया है। तो आप इन सभी को क्या करें? ध्यान से एक बार दो बार पढ़ें। एक बार दो बार पढ़ने के बाद अगर आपको समय है तो आप इसका नोट्स बनाएं। अगर आप नोट्स बना लेते हैं, पढ़ने के बाद आप नोट्स बना लेते हैं, तो समझिए कि आपका तैयारी अच्छा तरीक़ा से चल रहा है। देखिए, आगे है आज़ादी के बाद राधा कृष्ण के बारे में पढ़े थे। राधा कृष्ण भारत छोड़ो 1947
में क्या हुआ, प्रकाशित हुआ। राधा कृष्ण जी का नाटक जो था भारत छोड़ो, वो प्रकाशित हुआ कब, 1947 में। यानी भारत छोड़ो नाटक किसने लिखा है, तो राधा कृष्ण ने। ठीक है, उनका और भी नाटक था, वो था जिसमें अधिक अन्न उपजाओ, अधिक अन्न उपजाओ। ये सब कब लिखा गया है, जब देश आज़ाद हो गया था तब। इसे अन्न उपजाओ नाटक जो है कब लिखा गया है, 1954 में। देखिए ये सब बहुत ही आकलन परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। अभी देखिए चल रहा है 7 क्लास के इतिहास से। अब बहुत जल्द ही हम आपको भूगोल से मटेरियल भेजना शुरू करेंगे। आप लोग ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा तो निश्चित ही आप सफलता प्राप्त कीजिएगा। देखिए आगे है, सिद्धनाथ कुमार का सृष्टि की सांझ और ओ अभी कुमारी है, बहुत ही चर्चित नाटक है। सृष्टि की सांझ क्या है, तो सृष्टि की सांझ है, ओ अभी कुमारी है, ये दोनों जो है सिद्धनाथ कुमार का नाटक है और बहुत ही चर्चित नाटक है। आगे है चिरंजी लाल शर्मा। चिरंजी लाल शर्मा का थे, तो चिरंजी लाल शर्मा जो थे वो हास्य व्यंग प्रधान कवि थे और कविताएं लिखा करते थे। कौन, चिरंजी लाल शर्मा। देखिए आगे फिर इसके बाद है बचन देव कुमार। बचन देव कुमार भी कविता लिखते थे, काव्य कृतियाँ हैं जो है यहाँ मशग, यहाँ मशग, और है आपको पृथ्वी पुत्र ओ जन्मा सुनो। ठीक ना, तो इसमें आप पृथ्वी पुत्री को आप यहाँ से याद रखेंगे कि पृथ्वी पुत्री के जो लेखक हैं, यानी पृथ्वी पुत्री जो कविता है उसके लेखक कौन है, तो पृथ्वी पुत्री कविता के लेखक जो हैं वो है हमारे बचन देव। ठीक है, इन सभी के बाद आपको एक जो आप देख रहे हैं वो है आगे आपको डॉक्टर कामिल बुल्के। डॉक्टर कामिल बुल्के जो हैं बाइबिल का सर्वप्रथम हिंदी में अनुवाद किए हैं। यानी कि बाइबिल को सर्वप्रथम हिंदी में अनुवाद करने वाला कौन है, तो है डॉक्टर कामिल बुल्के। और इनका शब्दकोश इंग्लिश हिंदी यानी इंग्लिश से हिंदी डिक्शनरी जो है इनका बहुत ही चर्चित रचना है। डॉक्टर कामिल बुल्के को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से अलंकृत किया, यानी पद्म भूषण पुरस्कार डॉक्टर कामिल बुल्के को दिया गया। तो देखिए इन सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे। इसमें आपको मुख्य रूप से याद रखना है कि बाइबिल का सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद किसने किया, तो बाइबिल का सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद डॉक्टर कामिल बुल्के ने किया। ठीक है, तो आप जब नोट्स बनाते हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप वीडियो को रोककर आराम से आप नोट्स बना सकते हैं। या फिर किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमको फ़ोन कर सकते हैं, हम आपको नोट्स PDF के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। और देखिए आप लोग से एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको जो आकलन परीक्षा से संबंधित वीडियो हम आपको अपलोड करेंगे वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। आप लोग देखते तो ज़रूर हैं लेकिन आप लाइक करना भूल जाते हैं। अगर आप लाइक करते हैं तो हम लोग का मोटिवेशन बढ़ता है और आगे भी काम करने में मन लगता है। तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। आगे भारत में चित्रकला का उद्भव। देखिए भारत में चित्रकला का जो उद्भव है वो प्राग ऐतिहासिक काल से ही चला आ रहा है। यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल जो है इसी युग में क्या हो गया है, भारत में चित्रकला का प्रारंभ हो गया है। लेकिन हमको देखिए झारखंड में चित्रकला के बारे में देखना है थोड़ा सा।
देखिए संथाल जनजाति में चित्रांकन की जादव पाटिया शैली काफ़ी प्रचलित है। कौन शैली? कहाँ? तो देखिए जादव पाटिया शैली कहाँ है? तो संथाल जनजाति में प्रसिद्ध है कुछ चित्रांकन के लिए। देखिए जादव पाटिया शैली क्या है, तो देख लीजिए यहाँ पे आप कि जादव पाटिया शैली में समांतर छोटे कपड़ों या कागज के टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाने वाले पट्टों पर चित्र अंकित किए जाते हैं। प्रत्येक पट पर 15 से 20, देखिए ये महत्वपूर्ण का है, प्रत्येक पट पर 15 से 20 होता है फीट चौड़ा रहता है, यानी जितना भी पट रहता है वो 15 से 20 फीट चौड़ा रहता है। अब इन पर 4 से 16 चित्र का कहते हैं बनाए जाते हैं। तो जादव पाटिया क्या है? एक चित्रांकन शैली है ना, और ये कितना चौड़ा होता है? तो 15 से 20 फीट होता है। फिलहाल छोटा नागपुर जनजाति को कोहबर और सोहराय कलाएँ हैं। फिलहाल जो है छोटा नागपुर की जनजातियां हैं, इनमें 2 कला अभी भी मौजूद है, वो है कोहबर कला और दूसरा है सोहराय कला। ये जो दोनों है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या चीज़ में? अभी शैली में। कौन कौन शैली है आपको? सोहराय कला और कोहबर कला। कोहबर कला देखिए कहाँ से? कोहबर कला में स्त्री पुरुष संबंध को विविध पक्षों का चित्रण किया जाता है। आप देखिए गांव देहात में जानते होंगे कोहबर ना, जब पुरुष का शादी होता है तो वह जिस घर में क्या होता है रहता है उस घर को क्या बोलते हैं हम लोग? कोहबर बोलते हैं। यानी कोहबर जो है उसमें क्या होता है? स्त्री पुरुष के संबंध का विविध प्रकार से चित्रण किया जाता है। ठीक। और दूसरा है सोहराय कला। सोहराय कला में जंगली जीवन, जंतुओं, पशुओं और पेड़ पौधों को उकेरा जाता है, यानी कि चित्र बनाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ याद रखना है कि कोहबर कला में क्या है? तो स्त्री पुरुष संबंधों को दर्शाया जाता है, और सोहराय कला में जंगली जीवन में जंतु, पक्षी, पेड़ पौधे को दर्शाया जाता है। और फिर याद रखना है आपको कि कोहबर में देवी का विशेष चित्रण किया जाता है। इसका चित्रण किया जाता है कोहबर में? देवी का। किसमें? कोहबर में। तो देखिए जब कोहबर में देवी का है और साथ ही हम लोग पढ़ रहे हैं किसको? सोहराय में। तो सोहराय कला में आपको देवता का, यानी कौन देवता? तो प्रजापति या पशुपति का चित्रण किया जाता है। और यहाँ पे 2 चीज़ इम्पोर्टेंट हो गया है। क्या? कि कोहबर कला में किसका? देवी का, और सोहराय कला में किसका? तो देवता प्रजापति का। और देखिए पशुपति जो हैं, देवता जो पशुपति हैं, इनका किया गया है सांड की पीठ पर खड़ा चित्रित किया जाता है, यानी कि एक सांड बना के उस पर खड़ा कर दिया जाता है। किसको? पशुपति को। अब पशुपति का शरीर का आकार कैसा बताया गया है? जैसे आप सब देखते हैं सब देवता का शरीर का अलग अलग तरीका होता है। तो पशुपति जी का जो शरीर है वो डमरू देख रहे हैं ना, पशुपति जी का जो शरीर है वो डमरू की आकृति का होता है, यानी कि लोग पशुपति का जो शरीर है उसको किस आकृति मानते हैं? डमरू की आकृति में मानते हैं। तो देखिए यहाँ पे याद रखेगा कि पशुपति का चित्र कैसा रहता है? तो सांड के पीठ पर बैठा रहता है, डमरू के आकार का होता है। तो देखिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही डीप से लिया गया है, लेकिन यह सब आकलन परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सारा चीज़ आपके किताब से लिया गया है, और आपको पता है कि आपके किताब से 70% आना है। तो आप लोग बढ़िया से इसको तैयारी कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, बार बार देखने पर आप इसको याद कर लेंगे। देखिए हम इसके माध्यम से आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन देना चाहते हैं, और सिर्फ मेरा इसका मकसद यह है कि आप आकलन परीक्षा में सफल हों। तो इसलिए इसमें हम लोग ना ज़्यादा कमेंट या और ज़्यादा कुछ नहीं बताते हुए, बिना टाइम को गंवाए हुए हम सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। देखिए अभी इसके आगे और भी टॉपिक हैं, और सबसे अंत में अभ्यास है। अगर आप इन टॉपिक को पढ़ने के बाद अभ्यास को साथ साथ में पढ़ लेते हैं, यानी कि पूरे वीडियो को आप देख लेते हैं, तो आप निश्चिंत ही झारखंड संबंधी परीक्षा में 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं, और इस परीक्षा में भी आप 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं।
तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िए। आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको आकलन परीक्षा की संपूर्ण तैयारी कराते चलेंगे। देखिए आगे है जनानी झूमर, अंगनई बिया, झंझाइन स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। क्या है झंझाइन? क्या है खास रूप देखिए, झंझाइन क्या है? तो झंझाइन जो है स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। नेक्स्ट है आगे कि फागुन में शिकार के गीत गाए जाते हैं। फागुन में जो शिकार के लिए गीत गाए जाते हैं उस गीत को हम लोग कहते हैं जप्पी। इसको विशेष रूप से याद रखिएगा, जो आपको अलग ही करके हम लिख दिए इसको। जप्पी क्या है? तो फागुन में शिकार के गीत हैं। और देखिए हैरो क्या है? तो हैरो भी लोकगीत है, लेकिन कब गाया जाता है? तो धान की बुआई के समय। ठीक है। झूमर गीत कब गाया जाता है? तो झूमर गीत गाया जाता है आपको कब? पर्व त्यौहार के अवसर पर गाया जाता है। तो आप झूमर जानते ही हैं। इसमें याद रखेंगे हैरो क्या है? धान की बुआई के समय गाने जाने वाला गीत है ना। और डमकच गीत। डमकच देखिए, असल हम झारखंड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये कौन है? डमकच कब गाया जाता है? तो डमकच जो है आपको ब्याह शादी त्यौहार के अवसर में गाया जाता है। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे झारखंड के छऊ नृत्य। झारखंड के जो छऊ नृत्य है वो क्या है? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना लिया है। यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे क्या हो गया है? बहुत ही डिमांड हो गया है, सब लोग उसको जानते हैं। और छऊ नृत्य देखिए, छऊ नृत्य है। आपको इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि छऊ नृत्य का जन्म कहाँ हुआ? तो छऊ नृत्य का जन्म जो है सरायकेला खरसावां में हुआ। ठीक है। छऊ नृत्य का जन्म कहाँ हुआ? सरायकेला खरसावां में। और छऊ नृत्य में रहता क्या है? तो छऊ नृत्य जो है वो वीर रस पर आधारित होता है। छऊ नृत्य कुछ पर आधारित होता है? छऊ नृत्य वीर रस पर आधारित होता है। छऊ नृत्य की दो शैलियाँ हैं, एक सरायकेला शैली, दूसरा है मानभूम शैली। और इसमें देखिए याद रखिएगा कि जदुर एक सामूहिक नृत्य है। जैसे आ जाएगा जदुर क्या है? तो जदुर एक सामूहिक नृत्य है। नटुआ क्या है? तो पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है। नटुआ क्या है? तो पुरुष प्रधान नृत्य है। जदुर क्या है? तो एक सामूहिक नृत्य है। आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर आराम से भी पढ़ सकते हैं। अब आगे देखिए आप, अब आगे है आपका पाइका। तो पाइका क्या है? तो पाइका भी नृत्य है, लेकिन इसमें क्या होता है कि पाइका में सैनिक पोशाक के साथ ना सामूहिक नृत्य किया जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़िए, देखिए लिखा हुआ है मांदर, भेर, बांसुरी, तिरियाँ, ये सब क्या है? झारखंड के वाद्य यंत्र हैं। ठीक है। कर्मा झारखंड के आदिवासियों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। कर्मा सबको जानते हैं। कर्मा का है? तो आदिवासियों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह मनाया कब जाता है? तो यह त्यौहार भादो महीना शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, याद रहेंगे। कर्म कब मनाया जाता है? तो भादो महीना में शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को। फिर आगे टूसू पर्व। टूसू पर्व जो है वो क्या है? टूसू नामक कन्या की स्मृति में मनाया जाता है। थोड़ा सा देखिए, जिस प्रकार अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्रीज को हॉलीवुड कहते हैं, तो आप ध्यान रखें कि हॉलीवुड किसको कहते हैं? तो अमेरिकन फिल्म को हॉलीवुड कहते हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज को बॉलीवुड कहते हैं। ठीक है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज को क्या कहते हैं? बॉलीवुड कहते हैं। उसी प्रकार झारखंड फिल्म इंडस्ट्रीज को झॉलीवुड कहते हैं। यानी झारखंड के जो फिल्म इंडस्ट्रीज है उसको क्या बोलते हैं? झॉलीवुड। झॉलीवुड द्वारा, यानी कि सबसे पहले नागपुरी फिल्म जो है, देखिए इसमें मुख्य रूप से आप याद रखिएगा, हॉलीवुड तो जान गए, हॉलीवुड जान गए, बॉलीवुड जान गए, लेकिन इसमें याद रखिएगा मुख्य रूप से कि झारखंड की पहली नागपुरी फिल्म कौन थी, या फिर पहली नागपुरी फिल्म कौन है? तो है आपको सोनाकर नागपुर। ठीक है, सोनाकर नागपुर। आगे है कि 2015 में झारखंड फिल्म नीति बनाई गई, इसे लागू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि झारखंड में जो भी फिल्म बनाते हैं लोग, उनको निर्माण कार्य में प्रोत्साहन मिले, लोगों को बढ़ावा मिले। यानी हॉलीवुड को बढ़ाने के लिए झारखंड में
ठीक है ना। फिल्म नीति 2015 में लागू किया गया। तो थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है क्या कि फिल्म नीति झारखंड में यानी हॉलीवुड के लिए कब लागू किया गया, तो 2015 में। क्या क्या है, तो हॉलीवुड का इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, फिल्म नीति लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हॉलीवुड को प्रोत्साहन देना। अब देखिए इन सभी के बाद आपको अभ्यास है। अगर आप अभ्यास को अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आप जाने कि आपका तैयारी ठीक ठीक से चल रहा है। तो देखिए जो टॉपिक पढ़े उसी टॉपिक से यह प्रश्न है, तो आप लोग चाहें तो इसका आंसर खुद भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको आंसर करवा दे रहे हैं। पहला, झारखंड का पहला उपन्यास का नाम क्या है। तो देखिए झारखंड का पहला उपन्यास का नाम क्या है, राजपूती शान। दूसरा है, कंगाल के बेटी उपन्यास के लेखक कौन है। तो हम बताए थे कि कंगाल के बेटी उपन्यास के लेखक कौन है, तो हलदारी राम गुप्त हलदर। झारखंड का पहला नाटक किसे माना जाता है, तो झारखंड का पहला नाटक ग्रह का फेर को माना जाता है। पृथ्वी पुत्री किसकी काव्य रचना है, तो पृथ्वी पुत्री जो है बचन देव जी का काव्य रचना है। बाइबिल का सर्वप्रथम हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो देखिए बाइबिल का सर्वप्रथम हिंदी में अनुवाद डॉक्टर कामिल बुल्के ने किया। यादव पाटिया शैली क्या है, तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ नृत्य शैली है कि चित्रांकन शैली है कि संगीत शैली है। तो देखिए यादव पाटिया क्या है, तो चित्रांकन शैली है। ठीक, आगे यादव पाटिया के प्रत्येक पट की चौड़ाई कितनी होती है, तो प्रत्येक पट की चौड़ाई कितनी होती है, 15 से 20 फीट। ठीक है, तो हम लोग फटाफट इनको याद करेंगे। देखिए किस कला में देवी का विशेष चित्रण किया जाता है, तो देवी का विशेष चित्रण किसमें किया जाता है, तो कोहबर कला में। ठीक है, सोहराय कला में किसका चित्रण किया जाता है, तो देवता का। कौन देवता का, तो प्रजापति का। पशुपति के शरीर की आकृति कैसी है, आपको बताए थे कि पशुपति शरीर की आकृति कैसी है, डमरू जैसा है। फागुन में शिकार के गीत गाए जाते थे, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग जप्पी कहते हैं। छऊ नृत्य का जन्म झारखंड में कहाँ हुआ है, तो छऊ नृत्य का जन्म झारखंड में खरसावां में हुआ है। छऊ नृत्य किस रस पर आधारित है, तो छऊ नृत्य जो है वो आपका वीर रस पर आधारित है। तो देखिए आप इन सभी प्रश्नों को आप ऑप्शन देख कर बढ़िया से अगर याद कर लेते हैं तो आप समझिए कि आपका तैयारी बहुत अच्छा से चल रहा है। देखिए आगे लिखा हुआ जदूर क्या है, तो जदूर क्या था, जदूर आप पढ़े थे, तो जदूर एक सामूहिक गीत है। जदूर क्या है, सामूहिक गीत है। नटुआ किस प्रकार का नृत्य है, तो नटुआ जो है वो पुरुष प्रधान नृत्य है। सैनिक पोशाक पहनकर किया जाने वाले नृत्य को क्या कहते हैं, तो सैनिक के पोशाक को पहनकर किए जाने वाले नृत्य को हम लोग पाइका कहते हैं। कर्मा किस महीना में मनाया जाता है, तो कर्मा जो है आपका किस महीना में आता है, कार्तिक में, सावन में, भादो में। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद कमेंट में लिखकर बताएंगे। आगे देखिए फिर है, झारखंड की पहली नागपुरी फिल्म कौन थी, तो झारखंड की पहली नागपुरी फिल्म में कौन है, सोनाकर नागपुर। फिर है, झारखंड फिल्म नीति कब लागू किया गया, 2021 में, 2016 में, 2015 में, 2020 में। तो आपको बताया है कि झारखंड फिल्म नीति यानी कि हॉलीवुड को प्रोत्साहन करने के लिए कब लागू किया गया, तो वो किया गया है 2015 में। तो आप लोग ध्यान से मेरे साथ जुड़कर पढ़ाई कीजिए। अगर आप जुड़कर पढ़ाई करते हैं तो निश्चिंत ही झारखंड संबंधी सभी परीक्षाओं में आप अव्वल करेंगे, और ख़ास करके आकलन परीक्षा में तो आप अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त करेंगे।